जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए हम शुरुआत करेंगे आज खोटा के 1000 एमसीक्यू का। ये मैराथन सेशन होने वाला है और इसमें हम बात करेंगे आज इस क्लास का पहला पार्ट। इसमें हम कुल जो है वो 10 पार्ट में हम इसको कवर करने वाले हैं, जिसमें से हम इसमें जो है वो आज हम लोग इसका क्लास यानी पहला पार्ट हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और आते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला सवाल है कि नावा छोड़ जिम्मेदार कहनी कौन किताब से लेल गेल है। नावा छोड़ जिम्मेदार कहनी कौन किताब से लेल गेल है। तो बता दें कि छाहर यह कहानी जो है छाहर किताब है, उसी से यह लिया गया है। तो बता दें कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। छाहर पुस्तक को किसने लिखा है, तो चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है। 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। 2007 में इस पुस्तक का प्रकाशन होता है। नावा छोड़ जिम्मेदार के अगर मुख्य पात्र की बात करें तो इसमें जगन्नाथ चौधरी जो वो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। शोंध माटी किसकी रचना है, तो विनोद कुमार की रचना है। नचनी काकी, इसके बारे में कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है, तो आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि नचनी काकी जो रचना है इसके लेखक कौन है। जबकि फरीश डहर जो ये पंचम महतो की रचना है ना, ये पंचम महतो की रचना है। तो बाकी चीज़ें आप सभी को ध्यान रखना है, यहाँ से भी कई तरह के प्रश्न जो वो पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि देवता के खाए गले डाकिन कहनिक मुख्य पात्र है। तो देवता के खाए गले डाकिन इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बलराम सिंह। देवता के खाए गले डाकिन यह कहानी जो है, तो बता दें कि छाहर कहानी की अंतिम कहानी है। छाहर पुस्तक जो है, इस पुस्तक की अंतिम कहानी या तो फिर 10वीं कहानी कह सकते हैं ना। इसमें कुल 10 कहानी है, जिसमें से इसकी 10वीं कहानी है वो है देवता के खाए गले डाकिन, और इसका जो मुख्य पात्र है वो है निर्मल दास। तो ये आपको याद रखना है, निर्मल दास इस कहानी के मुख्य पात्र है। छाहर पुस्तक की रचना है, छाहर पुस्तक में संबंधित यह कहानी है। ठीक है, इस कहानी की अंतिम कहानी है और छाहर की पहली कहानी जो वो स्वयं छाहर के नाम से ही लिखा गया एक कहानी है, जिसके मुख्य पात्र रोहन मोहन के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला सवाल है कि खोटा क्षेत्रीय रूप देशवाली कहाँ बोलल जा है। तो खोटा का क्षेत्रीय रूप गढ़वाली। बता दें कि खोटा को मुख्य रूप में 6 क्षेत्रीय विभागों में बांटा गया है, 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। हालांकि ऐसे तो कुछ साहित्यकार हैं, जैसे डॉक्टर ए के झा जो है, ये खोटा के मात्र 2 क्षेत्रीय विभाजन किया है। एक तो था गुलवारी और सिखरिया या खैसपैलिया, ये 2 क्षेत्रों में उन्होंने जो है वो बांट रखा था। कौन कौन सा, एक तो गोलवारी था और दूसरा था सिखरिया, जिसको खैसपैलिया कहा जाता है ना। इसको खैसपैलिया भी कहा जाता है सिखरिया को। बाकी की और 4 खोटा तो आप सभी को पता ही है, देशवाली है, गोलवारी है, गोलवारी तो हमने बता दिया। उसके बाद पार नदिया है, एक छिका छिकी खोटा है जो कि संथाल परगनिया खोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी खोटा के कुल 6 क्षेत्रीय रूपों में बटा हुआ है। यहाँ पे सवाल है कि देशवाली खोटा जो वो कहाँ पे बोला जाता है। जैसे देखिए, हर जगह का हर खोटा का जो है क्षेत्रीय रूप जो वो स्थान के आधार पर ही तय किया गया है, यानी क्षेत्रीय रूपों में बांटा गया है। जैसे अगर बात करें कि हजरबगिया या पार नदिया, तो दामोदर नदी के उत्तर दिशा में, दामोदर नदी के उत्तर दिशा का जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों में, जैसे हजारीबाग, गिरिडीह, ये सभी कुछ क्षेत्रों में जो है वो पार नदिया या तो फिर हजारबगिया खोटा बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से रामगढ़ का जो गोला क्षेत्र है, गोला पेटरवार, उधर जो वो गोलवारी खोटा जो वो बोला जाता है। संथाल परगना क्षेत्र में संथाल परगनिया खोटा बोला जाता है, जिसे छीका छीकी खोटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि क्षेत्र के आधार पर इसका जो वो अलग अलग बांटा गया है 6 रूपों में। यहाँ पे सवाल बन रहा है कि देशवाली कहाँ बोलल जाए, तो देशवाली जो वो कहाँ पे बोला जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पलामू क्षेत्र में। बता दें कि यह पेटरवार क्षेत्र का जो है ये उसका पश्चिमी क्षेत्र से लेकर के लगभग गढ़वा तक, गढ़वा पलामू जो क्षेत्र है वो सभी क्षेत्रों तक जो वो ये बोला जाता है, जिसमें से गढ़वा पलामू मुख्य रूप से जिले आते हैं। इसे खेरवारी भी कहा जाता है, जो कि खरवार जनजाति के आधार पर इसका नाम जो वो खेरवारी भी रखा गया है ना। तो कई बार सवाल बनता है कि इनमें से किस खोटा के क्षेत्रीय रूपों को देशवाली या तो फिर खेरवारी के नाम से या खेरवारी कहा जाता है। तो ये दोनों तरह से घुमा फिरा के सवाल जो वो बन सकता है।
बता दें कि देशवाली खोठा में जो है वो मगही और भोजपुरी का प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो देशवाली खोठा में किसका किसका प्रभाव मिलता है? तो पहला मगही का और दूसरा है भोजपुरी का। ये दोनों का जो है वो थोड़ा बहुत जो वो प्रभाव देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खोठा पहिल नाटक कर नाम बतावा। खोठा के पहले नाटक के बारे में आपसे पूछा गया कि इस नाटक का पहला नाम बताइए कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह पहला नाटक तो आपको याद रखना है उद्वासल कर्ण। ये जो है वो खोठा का पहला नाटक है जिसको लिखा है पानुरी जी ने। किसने लिखा है? पानुरी जी ने लिखा है। जिनकी टोह क्या है? यह एक उपन्यास है। यह क्या है? एक उपन्यास है। किसने लिखा है? चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया है ना। चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है ये जिनकी टोह। क्लियर हो गया। अगर बात करें करील पत्रिका, तो करील पत्रिका के संपादक के रूप में दो व्यक्ति जाने जाते हैं। एक तो ओहदार जी, बी एन ओहदार जी, और दूसरा है दिनेश दिनमणि। जबकि एक और पत्रिका कई बार पूछा जाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लुवाठी पत्रिका। तो लुवाठी पत्रिका के संपादक जो माने जाते हैं वो कौन पत्रिका के? लुवाठी पत्रिका के संपादक कौन? तो गोस्वामी आकाश खूंटी, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी को जो वो लुवाठी पत्रिका के संपादक के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा पानुरी जी ने मातृभाषा, खोरठा और तितकी जैसे पत्रिकाओं की प्रकाशन जो इन्होंने संपादन जो है वो इन्होंने किया था। वही इंजोर पत्रिका की बात करें तो इंजोर पत्रिका खोरठा में एक प्रकाशित होता था जो कि देवघर से यह प्रकाशन हुआ करता था। धनंजय प्रसाद इसके जो वो संपादक थे। क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आते हैं हम उद्वासल कर्ण की ओर। तो उद्वासल कर्ण के बारे में अगर बात करें तो इसका जो प्रकाशन है वो 2012 में इसका जो वो पहला प्रकाशन आया था और 2019 में इसका जो वो दूसरा प्रकाशन आया। लेकिन अगर पूछ ले कि उद्वासल कर्ण के रचना कौन बछर भेल है, तो 1963 ईस्वी में 1963 ईस्वी में इसका जो वो रचना हो गया था। लेकिन इसको जो बाजार में उपलब्ध कराने में या इसका जो संपादन हुआ वो 2012 में होता है। श्री नारायण महतो इस नाटक के जो वो उद्वासल कर्ण नाटक के भूमिका लेखक और प्रकाशक के रूप में जाने जाते हैं। उद्वासल कर्ण में अंकों की संख्या 1 है जबकि 11 कुल इसमें से दृश्य हैं। तो दृश्यों की संख्या 11 है और अंकों की संख्या 1 है। हालांकि अंक जो वो स्पष्ट नहीं है ना। ये आपको याद रखना कि इसमें से कितने अंक है ये स्पष्ट नहीं है। ये भी चीज़ें आपको हो सकता है कि अगर ऑप्शन में एक ना मिले और अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से मिले कि स्पष्ट नहीं है तो आप उसका आंसर टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। गेंड्रा शब्द एक हिंदी माने की हते। तो गेंड्रा का अर्थ होता है टुकड़ा। कई बोलते हैं ना कि मछली के 3 गेंड्रा भले, तो 3 गेंड्रा यानी 3 उसका टुकड़ा हुआ है ना। एक मछली के 3 गेंड्रा होले, तो यहाँ पे गेंड्रा का अर्थ होता है टुकड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खगोल विधा कर जानकार रहत। तो खगोल विधा के इसमें से कौन से खोठा साहित्यकार जो वो खगोल विद्या से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। ए के झा इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। ए के झा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो या साथ ही साथ कई बार सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि धारा गगन का सिद्धांत में किनका योगदान माना जाता है। तो इन्होंने जो वो कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो वो विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने किया था। ठीक है, धारा गगन सिद्धांत, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। तो ए के झा जी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं। ए के झा जी का पूरा नाम अजीत कुमार झा है। ये नाम भी आपको याद रखने हैं। हुलमाइल के उल्टा की हते। तो हुलमाइल का अर्थ होता है अखरखंड करना, है ना, अखरखंड करना। जैसे हुलमाइल का अर्थ होता है अस्थिर नहीं बैठना, तो नहीं बोलते कि अखरखंड मत कर, एक जगह अस्थिर बैठ। तो अखरखंड करना यानी हुलमाइल का उल्टा। अच्छा, यहाँ पे है कि हुलमाइल का उल्टा पूछ रहा है ना, माफ कीजिएगा। यहाँ पे हुलमाइल का उल्टा अगर पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा सल्तनत। क्या हो जाएगा? सल्तनत। सल्तनत इसलिए होगा क्योंकि हुलमाइल का अर्थ होता है अस्थिर नहीं रहना और सल्तनत का यानी अस्थिर रहना। तो इसका उल्टा अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा। जबकि इसका पर्यायवाची अगर पूछता कि समान इसका कौन है, तो अखरखंड ढड़नच। ये ढड़नच तो कह सकते हैं कि ये होता है कि नौटंकी मत करो, तो उसको ढड़नच बोला जाता है। जबकि हुलमाइल का अखरखंड ये समानार्थी शब्द है, लेकिन यहाँ पे उल्टा पूछा गया इसीलिए इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुलमाइल का सल्तनत। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एगो बेटा चूल्हे मुता, इसका अर्थ बतावा। तो इसका अर्थ होता है दुलरौता, यानी जो एक पुत्र जिसके होते हैं ना वो बड़ा दुलरौता होते हैं, यानी जो बोलेगा बेटा वो करने के लिए तैयार है उसके घर वाले। तो इसका अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए तो ऐसे प्रश्न आपको पूछे ही जाएंगे।
है ना, चाहे वो मुहावरा से बोले, लोकोक्ति से बोले, पहेली से बोले, यहाँ से प्रश्न तो आपको पूछे ही जाएंगे। और कोशिश करें आपको लगभग जो यहाँ से 5 प्रश्न जो वो जरूर पूछे जाएंगे आपको। खोटा के मुहावरा, पहेली, ये सब मिला करके 5 से 10 प्रश्न तक आपको देखने को मिल सकता है 100 प्रश्न में से। तो 5 से 7 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कि अने धने कौन समास है? तो अने धने इसमें से कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अने धने में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है। और साथ ही साथ आपको और याद रखना है कि इसमें से अगर तोड़ेंगे तो इसमें से और, या, अथवा, है ना, इस रूप में जो वो टूटता है। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं, और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, अगर उन एग्जाम्पल को आप शामिल करेंगे तो वहाँ से चीज़ों को जो वो आप स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे अगर हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में इसमें शामिल करना चाहे तो क्या क्या शामिल कर सकते हैं? जैसे दिन और दिन रात, तो दिन और रात, तो यहाँ पे क्या कि और, उसमें से जो वो विग्रह अगर करेंगे तो और, या तो फिर या अथवा जैसा विग्रह जो होगा उसमें से तोड़ेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। और साथ ही साथ इसको पहचानने का जो मुख्य अर्थ है वो है योजक चिन्ह, यानी बीच में हाइफन का जो चिन्ह होता है, इसी से हम जो वो मुख्य रूप से द्वंद्व समास को पहचान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है, कृष्णचंद्र दास आला खोटा साहित्य के बाटलेहत। तो कृष्णचंद्र दास आला ने खोटा को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 पहर। तो 10वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 पहर। कृष्णचंद्र दास आला का जन्म अगर बात करें तो 31 मार्च 1943 ईस्वी को इनका जो वो जन्म हुआ था। करहरिया प्रखंड करहरिया गांव बोकारो जो है वहाँ पे इनका जो वो जन्म हुआ था आला जी का। 1943 में ही गिरधारी माफ कीजिएगा, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म जो है वो 1943 में ही हुआ था, 15 अप्रैल 1943 को। जबकि कृष्णचंद्र दास आला जो कि वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं विश्वनाथ दसौंधी राज से, ये लगभग अगर देखा जाए तो 1-1.5 महीने का फासला यहाँ पे देखने को मिलता है, 1 महीने का, 15 दिन का, है ना, क्योंकि ये तो मार्च खत्म ही हो गया है और उनका जन्म जो वो 15 अप्रैल को हुआ था, 15/4 को हुआ था, तो लगभग 15 दिन जो है वो बड़े हैं कृष्णचंद्र दास आला विश्वनाथ दसौंधी राज से। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने हैं। आला जी के बारे में अगर बात करें तो इनका एक उपन्यास जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जिसका नाम है उलगुलान। उलगुलान एक उपन्यास लिखा गया है जो कि कृष्णचंद्र दास आला के द्वारा ही लिखा गया है। जबकि सैतल साड़ा जो कि एक कहानी है, खोटा भाषा ग्रहण और खोटा भाषा कदर, इस तरह से जो वो कुछ इनकी व्याकरण रचनाएं लिखी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि कौन कहानी में रोहन मोहन मजूरा लागत। तो कौन कहानी में रोहन मोहन जो वो मजूरा रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी छाहर में। छाहर कहानी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोनेक्लोर, जनाबा जमींदार और सांस्कृतिक झगड़ा, ये सभी कहानी जो वो छाहर पुस्तक से ही लिया गया है। ये सभी कहानियाँ जो वो छाहर पुस्तक से शामिल किया गया है, जिसको चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा 2007 में इसका पुस्तक का प्रथम प्रकाशन आया था, है ना। प्रकाशक पूछे तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार के द्वारा इसका जो वो प्रकाशन होता है, पहला प्रकाशक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि हरखू कौन कहानी के पात्र ला गए। तो हरखू किस कहानी के पात्र है? तो इसका आंसर होगा चोर डाकू आर लुटेरा। चोर डाकू आर लुटेरा यह कहानी जो वो छाहर पुस्तक से शामिल किया गया, छाहर पुस्तक से संबंधित है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि बोनेक्लोर, छाहर और ये दोनों जो कहानी है हम कैसे जियब, ये सभी कहानियाँ जो वो छाहर से ही शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि आरती एखर नाय पढ़ो है, एकर में कौन काल है। तो काल यहाँ पे 3 रूप में हमने पढ़ा था, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, है ना। तो यहाँ पे है की बात किया जा रहा है, आरती एखर नाय पढ़ो है। तो यहाँ पे जो क्रिया जो वो पूर्ण हो चुका है, यानी जो काम जो वो हो चुका है, तो वो क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाता है। जो काम अभी चल रहा है ना, जो काम अभी चल रहा है या चलने वाला है, तो ये सारा काम जो होगा वो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा।
जबकि भविष्यत काल क्या हो जाता है, जो कि हम भविष्य में करने वाले होते हैं। इसका गारंटी नहीं होता है, लेकिन जो हम काम को करने वाले होते हैं वो सभी जो है वो भविष्य काल के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऊ कर बहुवचन की हते। तो ऊ कर बहुवचन क्या होगा, औखिन या फिर उखिन, है ना, औखिन या फिर उखिन जो है ऊ का बहुवचन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चानो वाली कौन कहानी के मुख्य पात्र है गए। चानो वाली के बारे में अगर बात करें तो यह किस कहानी से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ओद दीदा के मुख्य पात्र हैं चानो वाली। जबकि हुब कहानी की अगर बात करें तो ये भी सोंध माटी से ही लिया गया कहानी है। अजवायर भौजिक बेड़ाल चेंगा यह भी सोंध माटी की रचना है, और जिंदगी टवानी यह भी ये सभी रचनाएं जो वो सोंध माटी से लिया गया है। क्लियर हो गया, सोंध माटी की रचनाएं है ये सभी, जो कि विनोद कुमार की रचना है। इसमें से 10 कहानी और 31 कविताओं को शामिल किया गया है। ये दोनों आपको याद रखने हैं। 1990 बता दें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुस्तक का जो प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, है ना, कई बार जो वो प्रकाशन वर्ष आपसे जरूर पूछा जाता है। तो 1990 में इस पुस्तक का जो वो प्रथम प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1990 में, 1990 में इस पुस्तक का जो वो प्रथम प्रकाशन हुआ था। अब सवाल उठता है कि ओद दीदा के तो मुख्य पात्र हमने देखा चानो वाली है। हुब कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो हुब कहानी के मुख्य पात्र है दामोदर, है ना, दामोदर के बारे में आपने पढ़ा होगा। अजवायर भौजिक बेड़ाल चेंगा, इसमें लेखक स्वयं जो वो पात्र के रूप में है। और जिंदगी डोमानी की अगर बारे में बात करें तो इसमें जो वो इसके मुख्य पात्र हैं जंगली। इसके मुख्य पात्र कौन है, तो जंगली इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला प्रश्न। एकर में अव्ययी भाव समास है, तो जाओ जिंदगी, पैत बच्छर और सगर घरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी जो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। अव्ययी भाव समास के बारे में बता दें कि समास का वीडियो जो वो आपको जल्दी मिलेगा। समास में हम सारा चीज़ हम जब एक बार समझ लेंगे इन चीज़ों को, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा समास से प्रश्नों को हल करने में। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। लगभग जो वो इसमें तैयार हो गया क्लास आपका, तो हो सकता है कि 1-2 दिन में आपका क्लास समास का आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि पंचफोरन कौन समासक है। तो जहाँ पे जिस शब्द में पहला जो वो संख्यावाचक विशेषण के रूप में देखा जाए तो वो क्या कहलाता है, वो जो वो द्विगु समास के अंतर्गत आता है ना। पहला जो है वो अगर दो पद होते हैं इसमें, एक को बोला जाता है पूर्व पद और एक को बोला जाता है उत्तर पद। तो अगर पंचफोरन को तोड़े तो इसको एक हो जाएगा पाँच और फोरन। ठीक है, तो पंच यहाँ पे यानी 5 जो है ये क्या कहलाता है, पूर्व पद यानी प्रथम पद। और फोरन जो है यहाँ पे क्या कहलाया, उत्तर पद या तो फिर द्वितीय पद कहलाया। क्लियर हो गया। इसमें से जो वो आपका पहला पद जो होता है वो प्रधान देखने को मिलता है पंचफोरन, और इसी में से जो वो संख्यावाचक शब्द जो वो का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है, चौराहा हो गया। और भी कई ऐसे हैं, जैसे सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह हो गया, तो वो भी क्या है, वो भी द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो वो सभी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुनिया कौन कहानी के पात्र ला गए। तो बता दें कि चुनिया जो वो हम कैसे जियब, जो कि छैहर की तीसरी कहानी है, छैहर पुस्तक की कहानी है, और इसी में एक कहानी आपको पढ़ना है हम कैसे जियब, जो कि उग्रवाद समस्या के ऊपर यह लिखा गया एक कहानी है, हम कैसे जियब। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी चुनिया का पति रहता है डमरू, जिसका निधन जो वो पुलिस मुठभेड़ में हो जाता है। उसके बाद जो वो चुनिया विधवा हो जाती है और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए जो वो दारू वगैरह चुआती है और बच्चों का पालन पोषण करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। रघु और महेश्वर इसी कहानी के पात्र हैं। तो रघु और महेश्वर ये दोनों जो वो इसी कहानी के पात्र हैं। ये दोनों नाम भी आपको याद रखने हैं। करण कारक चिन्ह लागय। तो करण कारक चिन्ह आपको अगर आपसे पूछा जाए कि करण कारक का चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह, या तो फिर क्या बोल सकते हैं, कारक को पहचानने का हमने कई तरीका बताया कि कैसे हम कारक का, तो कारक का अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वहाँ पे देखेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम बता पाते हैं कि ये अपादान कारक है, संप्रदान कारक है, या तो फिर करण कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है, या तो संबोधन कारक है,
है ना, या संप्रदान कारक, ये सारी चीज़ें हमने देखा है हम लोगों ने। तो बता दें कि करण कारक वैसे कारक को कहते हैं जहां पे आपको साधन, जिस क्रिया को करने का साधन का पता चले, साधन का या तो फिर उपकरण का, ठीक है, साधन या तो फिर उपकरण का। जैसे हमने बोला कि राम ने रावण को बाण से मारा, तो वहां पे देखिए राम के पास क्या था, एक साधन, जो साधन के रूप में या उपकरण के रूप में क्या था, तो वहां पे बाण था, यानी धनुष था। तो धनुष यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनुष से मारा, तो धनुष से, तो से जो है वो क्या होता है, ये कारक विभक्ति के रूप में माना जाता है, ठीक है, या तो कारक चिन्ह भी इसे हम कहते हैं। जैसे कहते हैं कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, संप्रदान के लिए, के खातिर, यानी जिस उद्देश्य के लिए हम उस क्रिया को करते हैं तो वो संप्रदान कारक कहलाता है। बाकी के संबंध कारक के बारे में आप सभी को पता है। अपादान कारक वैसे कारक को कहते हैं जहां पे अलगाव का भाव पैदा हो या तो फिर एक दूसरे से तुलना किया जा रहा होता है, तो वैसे कारक को जो वो अपादान कारक के रूप में जानते हैं। जबकि संबोधन कारक के बारे में आप सभी को पहले से पता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं हे, अरे, ए, तो वो सभी जो वो संबोधन कारक होता है। जबकि खोटा में इसमें से जो वो अगे, एगे, अगो, इस तरह से करके जो वो खोटा में संबोधन कारक के रूप में जाना जाता है, कारक विभक्ति चिन्ह के रूप में। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगला सवाल को देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। औती प्रत्यय से बनल शब्द हके, तो एक हो गया औसरौती, दूसरा है निंगरौती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ए और सी दोनों। हम कैसे जियब कहानी, कैसन कहानी है, तो हम कैसे जियब यह जो है वो एक समस्या प्रधान पर आधारित जो वो कहानी है, जो कि किस समस्या को दिखाया गया, तो यहाँ पे उग्रवाद समस्या से प्रभावित एक गांव को दिखाया गया है। उग्रवाद समस्या से एक ऐसे प्रभावित गांव के बारे में दिखाया गया है जहाँ पे लोग जो वो काफ़ी ज़्यादा उग्रवाद से ग्रसित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि संप्रदान कारक खातिर खोटा विभक्ति हक है, तो संप्रदान कारक के लिए किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो संप्रदान कारक के सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस उद्देश्य के साथ हम किसी क्रिया को करते हैं। अगर मान लेते हैं कि आप कहीं किसी कार्य को करने जा रहे हैं, सपोज दैट अभी आप क्लास यहाँ पे पढ़ ले रहे हैं या तो सुन रहे हैं, तो आपका एक उद्देश्य होगा। आखिर में किस उद्देश्य के लिए, तो बोलेंगे हमको नौकरी के लिए पढ़ना है। तो नौकरी के लिए, आपने क्या बोला, नौकरी खातिर। किस लिए पढ़ना है जी, तो हमको पढ़ना है नौकरी खातिर। नौकरी खातिर या नौकरी के लेल, है ना, नौकरी ले, नौकरी लागिन, या नौकरी खातिर, या नौकरी के लिए। तो ये सभी जो वो जितना भी है ये सभी संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है, कारक विभक्ति चिन्ह है। खातिर, ले, लेल, लागिन, है ना, के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे आपको एक उद्देश्य नजर आए, जिस उद्देश्य के लिए किसी क्रिया को आप पूर्ण कर रहे हैं, तो वो जो वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को बाण से सीता के लिए मारा, तो वहां पे सीता जो वो क्या है, संप्रदान कारक के रूप में देख सकते हैं हम लोग। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे मंगरा ने बुधना को शुक्रा के खातिर, मंगरें, या तो फिर बोल सकते हैं कि मंगरें बुधना लाठी से। अब यहाँ पे लाठी क्या है, तो हमको या तो उपकरण बोल सकते हैं या तो फिर साधन बोल सकते हैं। ठीक है, लाठी से बुधना के मार ले, तो वहां पे दो तीन चीज होता है ना, जहां पे जिसके साथ ए लगा हुआ, पहले तो ऐसे हिंदी में ने होता है, मंगरा ने, लेकिन अगर हमको खोटा में लिखना हो तो क्या लिख देंगे, मंगरे, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है कि ने के जगह पे ये ए का यहाँ पे जो वो प्रयोग हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे जियब कहानी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है, तो इसमें से जो वो उग्रवाद समस्या को जो वो आधार बनाया गया है। अगला सवाल है कि महेश्वर और रघुनाथ कौन कहानी के पात्र लागे, तो इसका आंसर हो जाएगा हम कैसे जियब, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस कहानी के पात्र हैं। तोहे के बहुवचन किए थे, तो तोहे के बहुवचन होगा तोहिन, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा जैसे हम,
अगर बोलते हैं हाम तो हाम का बहुवचन क्या होता है? हामिन। हाम का हामिन। तोएं अगर बोले तोएं, तो तोएं का क्या होता है? तोहिन। क्या होता है? तोहिन। एक बोलते हैं ऊ, तो ऊ का क्या होता है? ऊ का हम लिखेंगे तो औखिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औखिन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ भी सवाल बन सकता है ना? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो कि ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। यहाँ पे भी 3 भागों में ये टूटा हुआ है। तो तोहे के बहुवचन किए थे, तो तोहे के बहुवचन होते तोहिन। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्या आपन काम आपन ही कर है। सूर्या आपन काम आपन ही करो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई कौन काले वाक्य लागे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सामान्य वर्तमान काल के लागे। सोंध माटी किताब में आखिरी कहानी कौन टा है? सोंध माटी किताब के जो वो आखिरी कहानी, तो पहला कहानी तो इसका है उबार। पहला कहानी कौन सा है? उबार। और इसका आखिरी कहानी कौन सा है? तो हूब है। हूब जो वो इसकी आखिरी कहानी है। बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बता दें कि हूब कहानी के बारे में अगर बात करें तो हूब कहानी के जो मुख्य पात्र हैं इसके बारे में अभी हमने बात किया। दामोदर जो वो हूब कहानी के मुख्य पात्र हैं। उबार कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो उबार कहानी के मुख्य पात्र हैं झबरू और बिहारी। झबरू और बिहारी, ये दोनों जो वो बाप बेटा होते हैं, झबरू और बिहारी। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। दू पहला जोंड्रा, तो यह भी जो वो किससे संबंधित है? यह भी जो वो सोंध माटी की ही कहानी है। और दू पहला जोंड्रा के मुख्य पात्र जो वो है किसना। किसना के माए बाप, किसना के माए बाप होता है ना। और वहाँ पे 2 डॉक्टर के बारे में दिखाया गया है, और एक जो वो वहाँ पे जो एक अमीर व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको ध्यान रखने, यहाँ से भी कई सवाल जो वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। सोंध माटी कहाँ से प्रकाशित भेल है? तो सोंध माटी जो वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। सोंध माटी का पहिल संस्करण कौन साल निकलल है? तो सोंध माटी का पहला बच्चर प्रकाशन जो हुआ था वो 1990 में हुआ था, जबकि दूसरा जो वो 2017 में हुआ था, है ना। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखने। कई बार यहाँ से सवाल जो वो पूछे जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों को आपको जरूर ध्यान रखना है। जैसे चाहे वो आपका प्रकाशन के बारे में बात करें, प्रकाशक के बारे में बात करें, कितनी रचनाएं हैं उसमें से, किसके लेखक कौन है, भूमिका लेखक कौन है, ऐसे प्रश्न जो वो आपके एग्जाम में अक्सर जो वो देखने को मिलेगा। प्रोफेसर विनोद कुमार के जन्म स्थान बतावा। तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो हजारीबाग में इनका जन्म हुआ है। कहाँ पे? तो हजारीबाग के दारू जो है वो एक जगह है हजारीबाग में, वहीं पे इनका जन्म हुआ है, जो कि एक दारू प्रखंड है इस जिले का। 1961 में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम सुभवती देवी, जबकि पिता का नाम मथुरा प्रसाद है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। एखन विनोद कुमार कहाँ पढ़ाबो हत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची में वो पढ़ा रहे हैं। हजारीबाग जेल के तोरे में के अगुवाई करल हला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? सुरेंद्र शाही इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बनो है? तो एक आंसर वही थे बिहारी। कोराय के माने की हो गए? तो कोराय के अर्थ होता है गोदी, है ना। कोरा का अर्थ क्या होता है? गोदी होता है। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास के लेखक के नाम बतावा। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, बता दें कि इस रचना के बारे में अगर आपसे बात किया जाए तो यह एक क्या है? यह एक संस्मरण है। क्या है? यह एक संस्मरण है। संस्मरण खोटा गद्यपद संग्रह एक पुस्तक आता है 1989 में। इसमें से कई रचनाओं को शामिल किया गया था, जिसमें से संस्मरण थे, है ना, यात्रा वृत्तांत था, और भी कई ऐसे शब्दचित्र पूटी और पालू मिलता है देखने को। जीवनी वहाँ पे 2 मिलता है, शेख भिखारी और बिरसा मुंडा का जीवनी वहाँ पे पढ़ने को मिलता है। तो कई रचनाओं को यहाँ पे जो वो शामिल किया गया था। उसी में से उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोविंद महतो जंगली। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोविंद महतो जंगली इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। वहीं अगर आपसे याद रखना है कि बरवा अडक अखय बोर एक और संस्मरण है, जिसको लिखा किसने? तो उसको लिखा है शांति भारत के द्वारा, है ना। उसको लिखा है किसने? शांति भारत ने। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है।
दामोदर कोराय के कवि कहाँ का रवैया लागत। तब देखिए सबसे पहले सवाल जो वो घुमा के थोड़ा पूछा गया है, दामोदर कोराय के कवि कहाँ का रवैया लागत। तो पहले तो आपको ये याद रखना है दामोदर कोराय के कवि हैं कौन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, शिवनाथ परमाणिक, है ना। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, शिवनाथ परमाणिक, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से क्या कि सवाल पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो शिवनाथ परमाणिक के अगर बारे में हम बात करें तो इनका जन्म जो है वो कहाँ पे हुआ था, बैदमारा गांव बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवनाथ परमाणिक के पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक, मुरलीधर परमाणिक, और माता का नाम तिनकी देवी था। इनका जन्म जो वो शिवनाथ परमाणिक का जन्म कब हुआ है, तो 13 जनवरी 1950 ईस्वी को इनका जो वो जन्म होता है। कब होता है, 13 जनवरी 1950 ईस्वी को। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि प्रोफेसर विनोद कुमार के उपाधि कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है। तो बता दें कि विनोद कुमार को जो वो खोटा रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, और यह सम्मान उनको कब मिला था, तो 1993 ईस्वी में यह सम्मान जो वो विनोद कुमार को प्राप्त हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, खोटा रत्न। हम इनके सांस्कृतिक झलक कहाँ कहाँ भेंटा है, तो हम लोग का पर्व त्योहार में, नेक चार में और चाल चलन में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोंध माटी के कुल कतना कहानी, तो सोंध माटी में कुल 10 कहानी है और 31 कविताओं को भी इसमें शामिल किया गया। हालांकि आपको कविता जो वो नहीं पढ़ना है, केवल जो वो सोंध माटी की कहानी पढ़नी है जेएसएससी सीजीएल के लिए। डॉक्टर रामनारायण कौन कहानी पात्र लागे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी धुआं धंधा। धुआं धंधा कहानी के लेखक जो है वो कौन है, तो डॉक्टर रामनारायण, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। धुआं धंधा, है ना। तो यह किससे संबंधित है, किस पुस्तक में शामिल है धुआं धंधा, तो यह सोंध माटी की रचना है। किसकी रचना है, सोंध माटी की रचना है, ये सभी सोंध माटी की रचना है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी कहाँ गेल रहला, तो बता दें कि एक यात्रा वृत्तांत लिखा जाता है ना, दार्जिलिंग और गंगटोक डहर यात्रा। तो दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा जो वो यह यात्रा वृत्तांत जो लिखा गया था, ये 1989 ईस्वी में खोटा गद्यपद संग्रह में जो वो प्रकाशित होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि दार्जिलिंग के बाद विद्यार्थी सब कहाँ गेल हला, तो आंसर भजते गंगटोक। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, तो वहीं पे ये पहुंचते हैं। छाहर कहानी में बोड़ छाहर ककरा कहल गेले, तो सूरज नारायण चौधरी को जो बड़ छाहर, देव नारायण चौधरी को इसमें से छोट छाहर, और तेसर छाहर के बारे में जो बताया गया है, तेसर छाहर के बारे में जो इसमें से बताया गया वो छगन साव को बताया गया है। क्लियर है। जबकि रोहन मोहन ये दोनों जो वो मुख्य पात्र हैं इस कहानी के, छाहर कहानी के। केकर नज़दीकी के छोट छाहर कहल गेल है, तो बता दें कि देव नारायण चौधरी के जो नज़दीकी है उनको छोट छाहर जो वो की संज्ञा दी गई है। सुखलाल बेगर टिकट यात्रा करे गुन्हाय जेल गेल, एकर में कौन संज्ञा पद कौन कौन है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे कई ऐसे शब्द हैं जो कि क्या है, संज्ञा पद है। आइए थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं इस प्रश्न को लेकर के। तो याद रखेंगे सबसे पहले है सुखलाल। तो सुखलाल क्या है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा में भी क्या है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक नाम यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिख रहा है। टिकट क्या है, तो टिकट जो वो जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि टिकट में कई सारी टिकटें हो सकती है। हो सकता है लॉटरी का आपका टिकट हो सकता है कि आपका ट्रेन का टिकट हो, बस का टिकट हो, जहाज का टिकट हो, तो कई तरह के जो वो टिकट हो सकते हैं। तो ये सभी जो वो जातिवाचक संज्ञा है। बात किया जाए यात्रा क्या है जी, तो यात्रा जो वो समूहवाचक संज्ञा है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, यानी गोठवाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया। अगर बात किया जाए गुन्हा, तो गुन्हा क्या है, तो गुन्हा जो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो वो ध्यान रखना है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। एकर में पुरुषवाचक व्यगतवाचक सर्वनाम हक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाम अर्थों। सवालवाचक सर्वनाम एक प्रत्यय हक है,
तो सवालवाचक सर्वनाम के जो प्रत्यय होगा वो क्या होगा? के, कौन और की। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई, यह कैसन कविता है? तो यह कविता जो वो आँखी गीत में शामिल किया गया एक कविता है, जो कि जिसको लिखा है किसने? तो श्रीनिवास पांडुरे के द्वारा लिखा गया है। और यह एक यथार्थवादी शैली से संबंधित जो है वो यह रचना मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नटशाला और पटशाला के माने की हव है? तो नटशाला और पटशाला का अर्थ होता है, नटशाला का अर्थ होता है नचनी साल, और पटशाला का अर्थ क्या होता है? तो सिनेमा घर। इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। एक मौनी फूल कर आखिरी कविता की लागे। तो एक मौनी फूल की पहली कविता जो वो प्रार्थना है, जबकि इसकी अंतिम कहानी जो वो विदाई है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। डाह के पर्यायवाची शब्द हकै। तो डाह का पर्यायवाची शब्द देखें तो जलन, परपरी, ईर्खा, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मौनी फूल संग्रह के नाम कर सही माने की हते। तो एक मौनी फूल, अब देखिए यहाँ पे मौनी जो दर्शाया गया वो पुस्तक के रूप में दिखाया गया है कि अगर एक मौनी यानी मौनी को अगर देखा जाए तो पुस्तक के रूप में देखा जाए तो उसमें फूल क्या है? तो फूल उसमें जो वो ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, जो भी रचनाएं होती है तो वो सारा क्या है? वो सभी जो है वो कविता रूपी फूल कर किताब रूपी मौनी। तो किताब कविता रूप जो वो यहाँ पे फूल के बारे में बताया गया है, और किताब रूपी मौनी को यहाँ पे बताया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मोहड़ा माने की है वो है? तो भारत के दशक मुखौटा, भारत तस्वीर, और आंसर हो जाएगा भारत चरित्र। तो ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर जो वो हो जाएगा। रैस्का कर माने की हब है? तो रैस्का का अर्थ क्या होता है? तो ये सभी में जो तेज होते हैं उनको रैस्का कहा जाता है। देवता के खाए गेले डाकिन कहनी में डाकिन ककरा कहल गेले। तो यहाँ पे डाकिन जो बोला गया है वो शोभा रानी को बोला गया है। तो शोभा रानी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। आते हैं और बता दें कि अगर इसमें बात किया जाए तो देवता के खाए गेले डाकिन है ना, शोभा रानी के पति का नाम क्या रहता है? तो निर्मल दास के रूप में यहाँ पे जो वो दिखाया गया है। ठीक है, अगर बात करें कि रचना और भावना, तो रचना और भावना ये दो अगर पात्र के बारे में बात करें तो ये दोनों पात्र कहाँ से संबंधित है? तो ये दोनों पात्र जो है वो आपका डाह नाटक से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? तो डाह नाटक से संबंधित है ये दोनों। जबकि शोभा रानी के बारे में हमने बता दिया, देवता के खाए गेले डाकिन जो कि छाहर पुस्तक से संबंधित है। और कर्मी के अगर बारे में बात किया जाए तो कर्मी क्या है? तो कर्मी जो है ये चाबी काठी नाटक है, उसमें से एक गांव की दलाल औरत के रूप में यहाँ पे जो पात्र को दिखाया गया है कर्मी के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से कई तरह के प्रश्न जो वो बन सकते हैं। ABC मास्टर की ले ताश खेल हालत। तो सबसे पहला था कि समय काटने के लिए, राजनीतिक छल प्रपंच से बचे ले, और मनोरंजन खातिर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी शोभे। पूटी और पालू कौन किताबें शामिल है? तो पूटी और पालू जो है ये क्या है? यह एक शब्द चित्र है। क्या है? शब्द चित्र है। क्लियर हो गया? ये क्या है? क्योंकि ये शब्द चित्र है। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है A.K. झा जी के द्वारा, पूटी और पालू। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित लेख जो वो माना जाता है। आगे बढ़ते हैं और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खोटा गद्य पद संग्रह, है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकर में कौन टा रचना दलेल सिंह के लिखल नाय लागे? तो राम रसावन, गोविंद लीलामृत, शिव सागर, ये सभी रचनाएं जो वो इनके द्वारा लिखा गया है। जबकि ज्ञान सुधाकर जो इनके पुत्र रुद्र सिंह के द्वारा लिखा गया है। रुद्र सिंह के बारे में यहाँ पे जो वो याद रखना है, क्योंकि ज्ञान सुधाकर की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा दलेल सिंह के पुत्र जो थे रुद्र सिंह, उन्हीं के द्वारा जो वो यह पुस्तक लिखा जाता है। एकर में कौन रचना के झा जी लिखल नाय लागे? एकर में कौन रचना A.K. झा जी के लिखल नाय लगे? तेतरी, मेका मेकी ना मेट माट, सैर सगरट और पुटियर पालू, ये तीनों तो ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये एक जो वो सही नहीं है।
आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौन रचना एके झाजिक लिखल नायला गए? तेतरी, मेका मेकिना मेट माट, शैर सगराट और पूटी और पालू। तो बता दें कि इनमें से कौन सी रचना जो वो एके झाजी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो तेतरी जो है एक उपन्यास है। तेतरी क्या है? तेतरी उपन्यास है, जिसको लिखा किसने है? तो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा यह जो वो लिखा गया उपन्यास है, तेतरी उपन्यास। वहीं अगर बात करें कि मेका मेकिना मेट माट, मेका मेकिना मेट माट जो वो यह नाटक है। यह क्या है? नाटक है। ठीक है, यह नाटक है और झा जी के द्वारा लिखा गया है। जबकि शैर सगरठ क्या है? शैर सगरठ जो वो एक उपन्यास है। क्लियर हो गया। और पूटी और पालू क्या है? तो यह शब्द चित्र है। यह क्या है? शब्द चित्र है। क्लियर हो गया। सारी रचनाओं के बारे में आपने जान लिया है और इसके बारे में हमने बता दिया। तेतरी जो है वो किसकी रचना है? तो तेतरी जो रचना है वो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ से भी प्रश्न जो वो आपको पूछे जा सकते हैं। और तेतरी क्या है? तो तेतरी जो वो एक उपन्यास के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरखू कते बछर बाद जेल से छुट्टी के आयल हले। तो हरखू जो वो 6 वर्ष के बाद जो वो जेल से छूट करके आया था। अगला सवाल है कि गोबरा के कितना टका सूद चुकवे रह गेल है? तो आंसर भाई थे ऑप्शन बी, यानी 50 रुपया छूट करके रह गया था, लेकिन उसको बढ़ा करके क्या कर देता है अग्नू लाला, जो वो 500 कर देता है। बोलता है कि नहीं 50 टका नहीं, अब 500 रुपया हो गया है, 500 रुपया तुमको देना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 50 रुपया। लेखक चित्तरंजन महतो चित्रा के कौन पर्व दिन जन्म भेल हले? तो आंसर भाई थे जितिया। जितिया पर्व में इनकर जो वो जन्म भेल हले। 1946 में चित्तरंजन महतो चित्रा के जन्म होबो है लारी रामगढ़ में। लारी रामगढ़ में इनकर जो वो जन्म होबो है ना। तो ये सब चीज़ याद रखना है। साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना है। इनके माता का नाम धनिया देवी, जबकि इनके पिता का नाम घनीनाथ महतो था। छाहर अगर बात इनकी रचनाओं में अगर बात करें तो छाहर, पहला, जिनकी टोह और महराय, ये 3 इनकी रचनाएं जो वो काफ़ी ज़्यादा चर्चित रचनाओं में से गिनी जाती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि शांति कुंज भारत कौन ठाव है? तो शांति कुंज जो वो भारत के किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी हरिद्वार, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। तिरुपति मंदिर किस देश में किस राज्य में स्थित है ना। तिरुपति मंदिर जो वो देश के किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ही जो वो तिरुपति मंदिर जो वो स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवाई जहाज वृत्तांते लेखक जहाज कते ऊपर उड़ कर जाहले। तो आंसर भाई जीते कितना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 36,000 फीट। 36,000 फीट की ऊंचाई में वो उड़कर जा रहा था। बाजरा खाए ले कब विवश भेल रहत? तो बाजरा खाने के लिए जो लोग विवश हुए थे वो हुए थे 1967 का भयानक अकाल। 1967 में बता दें कि एक ऐसा भयंकर अकाल के रूप में देखा गया है, जिसमें से लोग जो वो पता नहीं बाजरा गेहूँ कई तरह मतलब कई ऐसी चीज़ थे जो कि खाने के लिए उनके पास नहीं जुट रहा था, क्योंकि अकाल था, पानी वर्षा हुआ नहीं था, अनाज जो वो उस तरह से लोगों तक पहुंच नहीं रहा था। यही कारण है कि लोग अपना अलग अलग जो वो भोजन की तलाश के लिए जो वो विकल्प ढूंढने लगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1967 के अकाल पर। निर्मल दास के रिटायरमेंट वाला रुपया सबले बेसी खर्चा भेले। तो निर्मल दास जब रिटायर करता है तो जो भी पैसा मिलता है उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्चा करता है वो शोभा रानी के गहना बनावे में करता है। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर। गंगा सागर धार्मिक स्थल के साथ कौन मुनि के कहानी जुड़ल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कपिल मुनि, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट यात्रा वृत्तांत में कितना पढ़वैया छुआ नेत्रहाट गेल रहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी 58, यानी 58 जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चाबी काठी नाटक कौन अवसरे संपादन भेल? तो चाबी काठी नाटक का जो संपादन हुआ किस अवसर पर? तो श्रीनिवास पांडे जी के 21वें पुण्यतिथि के अवसर पर जो वो चाबी काठी नाटक का जो वो संपादन हुआ था।
देखिए इनका निधन कब हुआ था, जन्म इनका कब हुआ, तो जन्म 1920 ईस्वी में हुआ, ठीक है। निधन कब हुआ, तो 1986 में हुआ। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। 66 वर्ष में इनका जो वो निधन हो गया, पांडे जी का, ठीक है। तो जब इनका 21वां जो वो पुण्यतिथि होता है, तो आप खुद चीज़ों को जोड़ लीजिएगा, आप देख लीजिएगा जोड़ करके कितना होता है, तो वो सारा चीज़ आपको याद रखनी है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखते हैं कि एगो कुकरेक आत्मकथा कौन रकमेक रचना लागे। तो एगो कुकरेक आत्मकथा यह जो वो किस प्रकार की रचना है, तो यह आत्मकथा के रूप में माना जाता है। दामोदर कौन जातिक छुआ रहे, तो दामोदर जो वो भुइयां का छुआ जो वो माना जाता है। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। इबादत खान सिरजुआ के बापे का नाम की हले। तो सिरजुआ का बापे का नाम क्या था, तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि आखिर में यह किस कहानी से लिया गया है ना। यह सवाल जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इबादत खां, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेतरहाट कर समुद्र तल से ऊंचा कितना मीटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 625 मीटर जो वो इसमें सही आंसर जो वो हो जाएगा। टीभिक निशा बाढ़ल से छुआ सब जो वो की भूलला। मोदिक निशा, पढ़ा लिखा, जीवनिक दिशा या तो फिर आचार विचार। तो आंसर जो वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जीवनिक दिशा। ये सभी जो वो बच्चे भूल गए हैं इस टीवी के नशा में। गुरुजी रामनारायण कहाँ ईसाईवाद समस्या के बतवल, तो आंसर वही जीते ऑप्शन डी, यानी उड़ीसा के। उड़ीसा इसका जो है सही आंसर जो वो हो जाएगा। अगला सवाल है कि रैसका काम तलाश करे खोजा हल। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी रांची में वो काम खोज रहा था। कालूराम कर मुंशी का नाम की रो है, तो कालूराम के मुंशी का नाम क्या रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी फकीरा। अब शारदा प्रसाद जो वो किसके मुंशी है, तो शारदा प्रसाद के बारे में अगर हम बात करें तो शारदा प्रसाद जो वो अघनु लाला, आपने पढ़ा होगा अघनु लाला जो कि अजगर नाटक, तो वहाँ पे अघनु लाला का जो वो के रूप में ये काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। जालिम सिंह कौन थाना दरोगा रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा चरकपहरी थाना के दरोगा रहते हैं। हेठे दियल गेल लेखक के कौन लघु सिंचाई विभाग पंप ऑपरेटर रूपे जो वो काम करू हलत, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुकुमार जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हेठे दियल गेल लेखक में कौन लघु सिंचाई विभाग पंप ऑपरेटर रूपे काम करू हलत, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने। आते हैं अगले सवालों पे। तो 79 का क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे शिवनाथ परमाणिक नहीं, यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकुमार, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, है ना, सुकुमार। ए हमने लगा दिया, इसका राइट आंसर जो होगा वो बी आंसर होगा, है ना, सुकुमार इसका जो सही आंसर होगा। श्रीनिवास पांडुरी मैट्रिक कौन बच्चर पास कर रहा, तो 1939 इसमें जो मैट्रिक वो पहली बार पास किए थे। तो आंसर जो है वो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 ईस्वी। विवेक ध्रुव से के कितना रुपया मांगो है, तो मांगता तो 1000 रुपया है, लेकिन इसको मिलता केवल 500 रुपया है, जो कि मैनेजर के द्वारा 500 रुपया दिया जाता है। बोलता है कि अगर ज़्यादा की ज़रूरत होगा तो आप मालिक से बात करें, उसके बाद हम जो वो पैसा तुम्हें दे देंगे। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न की ओर। खोठक प्राण प्रतिष्ठा के कौन रचना बछर भेल है, तो खोठा प्राण प्रतिष्ठा की रचना कौन बछर भेल है, इसमें से आपको सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1984 में। 1984 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। मलकी बहू कहानी में मलकी सास तेल लगवे घड़ी की करो हले, तो उस समय लात मार करके जो वो मालकिन जो मारे हले लात से। मर्दानी कविता कौन किताबें छपल है, तो मर्दानी कविता जो है यह किस पुस्तक में छपा है, तो एक मणिफूल के संबंधित यह पुस्तक है। दुनिया एक सबले ऊंचा जगह स्टेशन केकरा कहल गेल है, तो दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेशन जो माना गया है वो घूम स्टेशन को माना गया है। घूम इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा।
बाघ जोबराय कहाँ है? तो बाघ जोबरा है, ये सारा चीज़ आपको, इस चीज़ को अगर हटा करके सोचें तो बाघ जोबराय कहाँ है, कहाँ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लकड़ाखंधा, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। फुलवा कौन नाटक के पात्र लागे? फुलवा जो है किस नाटक के पात्र है? तो अजगर नाटक के ये पात्र हैं, जिसको पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी भी पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। डाह नाटक सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। डाह नाटक जो वो सुकुमार के द्वारा लिखा गया, जबकि उद्वासल कर्ण जो वो विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा, माफ कीजिएगा यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक बार फिर से हम बता देते हैं। अजगर नाटक विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया, इसको विश्वनाथ दसोंधी राज के द्वारा लिखा गया है। चाबी काठी और उद्वासल कर्ण ये दोनों पाणुनि जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। जबकि डाह नाटक जो वो ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सुकुमार के द्वारा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अजबायर भौजिक बेटियन के की नाम रोए, तो इसका नाम जो रहता है वो रहता है सुमा और कूना, इसका सही आंसर हो जाएगा। सोनी और मीरा कौन नाटक के पात्र रखे? तो ये किस नाटक के पात्र हैं? तो उद्वासल कर्ण नाटक के पात्र हैं ये दोनों। दादा के भरोसे कतारी की लागे, तो दादा के भरोसे कतारी जो है यह किस प्रकार की किस प्रकार का पंक्ति है? तो इसके सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी लोकोक्ति। लोकोक्ति को खोटा में पड़तेर के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मुहावरा को आहना के नाम से जाना जाता है। मुहावरा को हम लोग आहना कहते हैं। यहाँ पे आसान पहेली जो होता है उसे क्या कहता है? तो उसे कहा जाता है आपको हियाली। क्या नाम है? हियाली। जबकि जो कठिन काम करता है उसको क्या बोलते हैं? फांकी बोलते हैं उसको, ठीक है। आसान पहेलियों को हियाली, जबकि कठिन पहेलियों को फांकी कहा जाता है। आहना किससे कहा जाता है? तो यहाँ से याद रखेंगे मुहावरा को जो वो आहना के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विनय इलाज कर कितना पैसा मांगल? तो डॉक्टर विनय जो वो इलाज के लिए 2 रुपया पैसा जो वो मांगा था। गरीबे की झोपड़ी कौन आग लगावल? तो गरीबे की झोपड़ी में कौन आग लगाता है? तो बाबा भगत आग लगाता है, लेकिन उसका दोष जो वो मंगरा के ऊपर में आ जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये सारा मंगरा के ऊपर में जो वो आरोप लगा दिया जाता है कि यह गांव में जो आग लगाया वो किसने लगाया? तो मंगरा ने लगाया। अगला सवाल है कि झारखंडिक लोग के बाहरी लोग के की मानोहत? तो झारखंडिक लोग के बाहरी लोग जो वो क्या मानते हैं? असभ्य मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाहर के लोग जो वो झारखंड के लोगों के बारे में मानते हैं कि वे लोग जो वो असभ्य लोग हैं। गुणेश्वर बाबू आपन परिवार संग तीर्थ करे कहाँ गेल रहे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गंगा सागर, ये तीर्थ करने के लिए जाते हैं। सॉफ्ट आय चल है कौन रकमिक निबंध लागे? तो सॉफ्ट आय चल है यह किस प्रकार का निबंध है? यह जो वो फिंगाठी किस्म का जो वो निबंध है। अगला सवाल है कि सकरी नदी कछार यात्रा का वर्णन तितकी पत्रिका में कौन बच्छर करल गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। शिवनाथ परमाणिक के द्वारा इसे लिखा गया है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, शिवनाथ परमाणिक के द्वारा लिखा गया है। साथ ही साथ तितकी पत्रिका में ये 2000 में प्रकाशित हुआ था। राधा कृष्ण के ऊपरे के जीवनी लिख लेहत? तो राधा कृष्ण के ऊपरे जीवनी जो है उसको किसके द्वारा लिखा गया? तो गोविंद महतो जंगली के द्वारा यह लिखा गया है, गोविंद महतो जंगली के द्वारा। प्रदीप कुमार इनका उपनाम जो वो दीपक है, प्रदीप कुमार उपनाम जो वो इनका दीपक है। बंसीलाल बंसी को बंसी कहा जाता है। गोविंद महतो को इनका उपनाम जो वो जंगली है। आइए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल है कि दार्जिलिंग और गंगटोके यात्रा लेखक कई बेर कर लेहत? तो लेखक इसमें जो वो 2 बार जाते हैं, एक बार 1983 में और एक बार 1984 में। तो 1983 और 1984 ये दोनों डेट आपको जो वो ध्यान रखना है। लेखक पहिल बेर बरवा अड्डा कहिया गेल रोए? तो लेखक जो वो पहली बार दिसंबर 1985 ईस्वी को जो वो जाते हैं, है ना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर जो वो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्वनाथ दसोंधी राज कर मृत्यु कौन बच्छर हवो है? तो मृत्यु वर्ष आपसे पूछा जा रहा है विश्वनाथ दसोंधी राज का, तो इसका आंसर आप जो वो कमेंट करके हमें बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
साथ ही साथ अगर चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।